गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। तो अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस कीजिए। सर मेरा नाम अंशु प्रिया है। मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 10th की पढ़ाई देवघर सेंट फ्रांसिस स्कूल से की है और मैंने अपना 12th सेंट माइकल्स हाई स्कूल पटना से किया है। मैंने अपना ग्रेजुएशन इग्नू से बैचलर्स इन जनरल में कंप्लीट किया है और फिलहाल मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पर इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। ये बैचलर्स इन जनरल क्या होता है? सर इग्नू में क्रेडिट सिस्टम होता है। आपको ग्रेजुएशन में टोटल 96 क्रेडिट्स चाहिए होता है। तो अगर आपका किसी सब्जेक्ट में 50% क्रेडिट जो कि 48 क्रेडिट्स होता है, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आपको बैचलर इन जनरल कहा जाता है। तो मेरा किसी सब्जेक्ट में 48 क्रेडिट्स नहीं था, इसी कारण मेरा बैचलर्स इन जनरल है। आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिस्ट्री लिया है, राइट? आपने हिस्ट्री क्यों लिया है? सर हिस्ट्री लेने का ये कारण है कि थोड़ा मेरा इंटरेस्ट, रुचि रहा है हिस्ट्री में, और चूँकि मैं अभी वर्किंग हूँ तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा और सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। आपने बोला रुचि है, लेकिन आपने अपने रुचि में तो पेंटिंग्स दिया है। सर आपने बोला कि रुचि है मेरे इतिहास में, जी सर। लेकिन आप अपने रुचि में तो दे रहे हैं कि पेंटिंग है मेरी रुचि। सर वो हॉबी है। हॉबी और रुचि दोनों एक ही चीज होता है। जी सर, सॉरी सर, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। मतलब सर रुचि इन द सेंस कि मुझे, जैसे कि हमारे समाज में ऐसा है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आपको साइंस लेना है, लेकिन मेरा मन था कि 10th के बाद मैं ज्योग्राफी या हिस्ट्री ये सब पढूं। उस सेंस में मेरी रुचि रही है हमेशा से हिस्ट्री के तरफ, पर हॉबी सर मेरी पेंटिंग है। आप लोग कुछ पूछे इसके आगे? आपका हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है? यस सर। आप मध्यकालीन भारत के एक मतलब सल्तनत काल के खासकर यस एक सर। शासक का नाम बताइए जिसके कुछ कार्यों की तुलना आप वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे। शासक पद्धति या कार्य करने के तरीके तुलना कर पाएंगे। कोई एक शासक का नाम बताइए जो काफ़ी मैच करता है। कई सारे ऐसे कार्य हैं जो उसने भी किए और सेम कुछ मतलब उसी टाइप के कार्य नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। सर अगर मेरा खुद का जो मेरे हिसाब से सर मुझे लगता है बालबान का कंपैरिजन हम लोग नरेंद्र मोदी। कुछ कार्य बताइए जो मोदी जी से है। सर बालबान ने भी मतलब वो उस डायनास्टी के नहीं थे किसी भी तरह से, मतलब रिलेटेड नहीं थे, उनका ब्लड रिलेशन नहीं था किसी भी प्रकार से। कार्य में पूछा मैं, शासन तक पहुंचने का तरीका या वो नहीं, कार्य बताइए जो मैच करता है। सर उन्होंने काफ़ी बोल्ड स्टेप्स लिए थे, जैसे कि उन्होंने चहलगनी को ख़त्म कर दिया था जो। अच्छा ठीक है। और सर फिरोज शाह तुगलक नहीं कर सकते? सर फिरोज शाह तुगलक भी एक अच्छे ये रूलर थे, पर मेरे के उसने भी 300 स्मार्ट सिटी बनवाए थे। इसमें भी इन्होंने भी 100 स्मार्ट सिटी बनवाए, 300 शहरों की स्थापना किया था उसने। जी सर। इन्होंने भी किया। सारे जितने भी टैक्स थे उसको घटाकर 4 टैक्स में बदल दिया। मोदी जी भी जीएसटी ला दिए। धर्म को लेकर थोड़ा झुकाव था उसका, मोदी जी का भी थोड़ा सा माना जाता है धर्म को लेकर झुकाव है थोड़ा। कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट बनवाए जिसमें लोगों का कल्याण होना था। खैराती अस्पताल हुआ, आयुष्मान भारत में लाया है। जी सर। इसके अलावा फिर आप उधर तुलना करने देखें तो मुझे लगता है फिरोज ज़्यादा नज़दीक होगा मोदी जी का। सर लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बारे हिस्ट्री में ऐसा भी लिखा हुआ है कि वो एक मॉडरेट पाथ लेकर चलता था, वो स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था, वो सारे लोगों को खुश करने। मैंने कार्य की बात कहा, कुछ कार्य की तुलना करें। जी सर। मैं पर्सनैलिटी की तुलना करने नहीं बोला आपको, कार्य की तुलना करते हुए बताइए कि कौन उसके नज़दीक है। मुझे लगता है फिरोज ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए। जी सर। या कुछ हल्का फुल्का आगे चलिएगा तो सर पीछे जाइएगा तो अलाउद्दीन भी होना चाहिए। बलबन से मुझे लगता है ज़्यादा कुछ मिलता जुलता नहीं। जी सर। है ना। चलिए अगला सवाल बताइए आप, बिदअत क्या था प्राचीन काल में? सर
सर मुझे जानकारी नहीं है, सॉरी सर। गुड। आप मुझे बताइए, आधुनिक काल में कुछ राजस्व बंदोबस्त था, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त क्या था? सर परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट फार्मर से करती थी। जब स्थायी बंदोबस्त में, परमानेंट सेटलमेंट में ऐसा होता था, सीधे फार्मर से होता था। फिर रैयतवाड़ी क्या है? सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, बिहार से, पटना से खासकर 1857 में कौन लीडर थे? सर कुंवर सिंह वीर पटना से थे। सर पटना से पीर अली साहब थे। और पटना से और कौन थे? और सर और मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। पेंटिंग आपका हॉबी है? जी सर। जहांगीर के इतिहास से जोड़ के पूछ रहा हूँ थोड़ा। मुझे पता है इतिहास ऑप्शनल है, तो आपकी जी सर। अच्छी पकड़ होगी उस पर। जहांगीर के काल में एक व्यक्ति था, पेंटर था, उसका नाम बताइए, जो पक्षियों की चित्रकारी के लिए जाना जाता था। सर सॉरी सर, मुझे नहीं याद। या अकबर के काल के कोई पेंटर का नाम बताइए। सर सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा कोई ये सुना होगा आपने, मोनालिसा का चित्र जी किसने सर। बनाया था? सर लियोनार्डो दा विंची। कहाँ के थे वो? सर सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर अगर एक गैस लिया जाए तो शायद वो पेरिस के थे। पेरिस के नहीं थे। अच्छा ये बताइए, आप हिस्ट्री है आपका विषय, जी काफ़ी सर। कुछ सिखाता है हमें इतिहास। जी कई लोग सर। इस पर आरोप भी लगाते हैं इतिहास पढ़ने से क्या फ़ायदे, लेकिन जितनी भी जो हमारे जो सीनियर्स हैं उनके द्वारा जो गलतियाँ की गई उससे हम सीखते हैं कि आगे भविष्य में कैसे काम करना चाहिए ताकि और बेहतर कर पाएँ। तब प्रशासन में इसका उपयोग कैसे कर पाएंगे? इतिहास का क्या क्या पॉइंट सीखे इतिहास में आप, जिसका आप उपयोग कर पाएंगे प्रशासन के अंदर? मान लीजिए आपको BAS मिल जाता है, प्रशासनिक सेवा है ना, आपका क्या है, आपका प्रेफरेंस क्या है? जी सर, मेरी प्रेफरेंस बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। सर मेरी पहली प्रेफरेंस वो है, और दूसरी मैं इलेक्शन सर्विसेज में जाना चाहूँगी। और तीसरी सर एजुकेशन सर्विसेज। अच्छा, तो जब मान लीजिए आप BAS में चले जाते हैं, जी सर। प्रशासनिक सेवा में SDM बना दिया जाता है आपको, तो आप उसमें इतिहास का मतलब इतिहास से आप क्या कर पाएंगे अलग, ताकि बाकी जो अभी तक काम होगा उससे बेहतर हो पाए? सर इतिहास से सीखते हुए। क्या इतिहास आपने क्या सीखा है? सर इतिहास से सीखते हुए, इतिहास में खास करके अगर आधुनिक इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले महात्मा गांधी का नाम याद आता है, और उन्होंने समाज के लिए काफ़ी कुछ किया था। तो उससे प्रेरणा लेते हुए मैं कोशिश करूँगी कि जो सारे उनके सिद्धांत थे, जैसे कि अनटचेबिलिटी, विमेन एम्पावरमेंट, इस फील्ड में मैं काम करूँ। अच्छा, गांधी जी ने एक सिद्धांत दिया था ट्रस्टीशिप, आपने गांधी का नाम लिया। जी सर। बताइए कि ट्रस्टीशिप क्या था? सर ट्रस्टीशिप का मतलब ये था कि वेलफेयर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना। कौन, गवर्नमेंट लेगी, जनता लेगी? सर वो जनता के लिए ही था। अच्छा गुड सर। अंशुप्रिया जी सर। सो बताइएगा, अभी देश में एक विवाद चल रहा है, भारत बनाम इंडिया, यस सर। है ना? कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया ठीक है, रहना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, भारत ही ठीक है, इंडिया हटा देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या राय है इस मामले में आपका? सर मेरी राय है कि अगर हम इंडिया को केवल भारत ही कहें तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और अगर इंडिया कह रहे हैं तो क्या समस्या है? सर समस्या कुछ नहीं है, पर मुझे दोनों से खास उतना अंतर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया के जितने भी देश हैं सब अपनी भाषा को प्रमोट करते हैं, और हमें भी इंडिया को भारत बोलने में मतलब उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, और इसको कुछ भी पश्चिम मुद्दा नहीं बनाना चाहिए सर। मतलब आप भारत का समर्थन करते हैं? जी सर। मतलब मैं ये मानूं कि वर्तमान की सत्ता पार्टी की विचारधारा को भी आप समर्थन करती हैं? सर हर मामले में नहीं, लेकिन जहां मुझे लगता है कि वो सही है उस मामलों में, उन मामलों में मैं करती हूँ। इसमें आपको लगता है कि वो सही है और बाकी लोग जो इंडिया की बात कर रहे हैं वो सब गलत है? सर गलत नहीं, लेकिन दोनों ही मतलब सर अगर यस सर अगर गलत है तो इस हिसाब से तो संविधान निर्माता जो ने आर्टिकल 1 बनाया इसमें लिखा इंडिया दैट इज भारत, तो क्या उनकी समझ ठीक नहीं थी? नहीं सर, उनकी समझ ठीक थी, लेकिन उस समय के जस्ट ही ब्रिटिश गए थे, और उस समय हम लोग खुद को इंडिया की तरह रिप्रेजेंट करना चालू ही किए थे। वो जो
भारत जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था तो उसे एक नाम इंडिया उस समय मिला ही था, ब्रिटिश इंडिया। तो इस कारण से उस वक्त के हिसाब से इंडिया कहलाना और भारत कहलाना सही था, पर अब अगर भारत भी कहा जाए तो उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है सर। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये जो अलायंस बना है अगले चुनाव को लेकर के, इसलिए सरकार ऐसा कर रही है? कोई इसमें राष्ट्रवाद का मामला नहीं है, कोई नेशनलिज्म वाली वैसी कोई बात नहीं, सरकार तो बहुत दिन से चल रही है, और अभी एक अलायंस बना, उस अलायंस के बाद इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो इसको आप पॉलिटिकली इंस्पायर्ड नहीं देख रही हैं क्या? नहीं सर, मैं पॉलिटिकली इंस्पायर्ड एंगल से इसे नहीं देख पा रही। मुझे लगा कि G20 का मेजबानी जो भारत कर रहा है तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म था खुद को रिप्रेजेंट करने का और नए ढंग से करने का, तो इसीलिए सर। ठीक। अच्छा, एक बताइए, आप महिला हैं और महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया पार्लियामेंट से। जी सर। इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? सर ये बहुत ही फेवरेबल है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन सर आरक्षण तो पहले भी पंचायती लेवल पे लोकल बॉडीज़ में था, पर मेन मुद्दा वो होता है कि बहुत बार लोगों को उनके घर में ही एम्पावरमेंट नहीं मिल पाता है। जो हम लोग एक टर्म मतलब यूज़ होता है काफ़ी, शायद उसे मुखिया हस्बैंड या समथिंग कहते हैं, तो वो या मुखिया पति सर। सर वो हायर लेवल पे भी होता है, MLA MPs में भी बहुत बार ऐसे होते हैं कि वो जो रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा के वो फीमेल जो है वो एक बस चेहरा बन के रह जाती है, लेकिन उसके पीछे का सारा कार्य मेल करते हैं। लेकिन सर ये अच्छी बात है और ये महिला सशक्तिकरण में फ़ायदेमंद होगा सर। कितना % मिल रहा है इसमें? सर इसमें सर एग्जैक्ट फिगर सर सॉरी सर नहीं है। अभी आया महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? महिला सशक्तिकरण के लिए विमेन एम्पावरमेंट अगर शुरुआत हो रही है तो हम किसको मानते हैं कि सबसे पहले जिन्होंने सत्ता में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की थी? सर सत्ता में सबसे पहले सर मेरे ध्यान से तो मेरे ध्यान में केवल श्री नीतीश कुमार ही आ रहे हैं। सत्ता में जो अगर महिलाओं की भागीदारी जो विमेन एम्पावरमेंट आया था तो सबसे पहले अगर इसको स्टार्ट करने का श्रेय जाता है तो वो सुश्री मायावती को जाता है। देखिए हमारे यहाँ अगर आप ये जो महिलाएं के बारे में कह रहे हैं तो पोजीशन ऑफ वुमेन हमारे यहाँ एंशिएंट से ये माना जाता था। अगर आपको बताना हो तो ये आप ऐसे बता सकते हैं, क्योंकि शुरू से ये माना जाता है, ऋग्वेद में भी हमारे लिखा हुआ है महिलाएं कभी अकेले स्वतंत्र नहीं कुछ कर सकती हैं। जब वो छोटी रहती हैं तो उनके संरक्षक कौन होते हैं? उनके पिता होते हैं। जब वो बड़ी होती है, जब शादी हो जाएगी, उनके संरक्षक उनके हस्बैंड होते हैं। और जब वो मतलब बुजुर्ग हो जाएंगी तो उनके संरक्षक उनका बेटा हो जाता है। यानी कभी भी वो नहीं, लेकिन सबसे पहला जो प्रयास शुरू किया था वो ज्योतिबा फुले ने किया था। और जो एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं वो सबसे पहले सुश्री मायावती ने किया था, जो एक सत्ता में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया था उन्होंने। नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया है जो सुनिश्चित वहां से किया। अच्छा आप बताइएगा, आप पेंटिंग हॉबी दे रही हैं, बिहार में कुछ पेंटिंग के बारे में बताइए जो बिहार की पेंटिंग्स हो। सर बिहार की पेंटिंग्स में मधुबनी पेंटिंग आती है जो कि काफ़ी प्रचलित है और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री साहब और लोगों की और मतलब नेशनल लेवल पे भी उनके समर्थन अभी ये काफ़ी फेमस भी हो रहा है। और दूसरी पेंटिंग मेरे सर ध्यान में आ रही है वो पटना कलम आर्ट है। और चूँकि देखिए यहाँ सिर्फ अगर आपकी बात कर रहे हैं तो आपने सिर्फ मधुबनी पेंटिंग का बात किया, लेकिन हमारे यहाँ 2-3 पेंटिंग्स ऐसी है जो अभी वर्तमान में चल रही है। जैसे टिकुली आर्ट का नाम सुना है? वो पटना में ही ओरिजिनेट हुआ था। जो बिंदी होती है उससे डॉट्स से वो बनाते थे आर्ट, वो पटना में ही चलता है। और एक है हमारे यहाँ भागलपुर में मंजूषा आर्ट, मंजूषा की जो पेंटिंग्स है। तो आप बिहार की हैं, आप मंजूषा के बारे में कुछ पता है? जी सर, मंजूषा सिल्क का नाम मैंने सुना है। और उसके अलावा मंजूषा आर्ट के बारे में बताइए, वो आर्ट कैसे डेवलप हुई? सर उसकी मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, आपने मधुबनी पेंटिंग की बात की। मधुबनी पेंटिंग का जो सबसे शुरुआती फेज था उसमें थीम्स क्या थे? क्या विचार को लेके मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत हुई थी? सर शुरुआत में उसके थीम्स धार्मिक हुआ करते थे। क्या उसके थीम्स सर खास करके
ये राधा कृष्ण से रिलेटेड हुआ करते थे सर। और मधुबनी जब भी शुरू हुआ है तो रामायणिक सीन के साथ ही शुरू हुआ है, धार्मिक से शुरू हुआ है, और इसके बाद हमारे कल्चरल एक्टिविटीज को दिखाया गया है। जब आप मधुबनी पेंटिंग्स बता रही हैं तो इतना कि अब जाके मुख्यमंत्री हमारे इस चीज़ को फेमस किए हैं कि उन्होंने सब चीज़ के आर्ट में ले गए, वो चाहे बुद्धिज्म हो या जैनिज्म हो, ये सब चीज़ में मधुबनी पेंटिंग को ले गए। अच्छा, आप इतिहास के स्टूडेंट रही हैं, आपका हॉबीज भी इतिहास है, इतिहास लेखन के बारे में कुछ पता है? यस सर, बता दीजिए। सर इतिहास लेखन के 5 तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे पहला वाला आता है फॉरेन राइटर्स का जो पैटर्न होता है। सर एग्जैक्ट मुझे उसका नाम नहीं पता हो रहा है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, जिसके सबसे मतलब मेन कैरेक्टर अगर कहा जाए तो वो V.A. स्मिथ सर थे। तो उस इतिहास, वो जो भारत का इतिहास उन्होंने हमारा बताया था, वो काफ़ी ही कॉम्युनल टाइप से बताया था, जिसमें उन्होंने पीरियड को 3 पीरियड में डिवाइड किया था, एक हिंदू काल, एक मुस्लिम काल और एक ब्रिटिश काल। सर दूसरे में आते हैं नेशनलिस्ट, जो हमारे इतिहास को बहुत ही सेक्युलर व्यू पॉइंट से देखते हैं। और सर तीसरे में आते हैं कम्युनिस्ट, जो इतिहास को सोशल तरीके से देखते हैं कि चाहे दौर कोई भी रहा हो, जो अमीर थे वो हमेशा अच्छे ही कंडीशन में रहे थे और गरीबों की स्थिति हमेशा ख़राब थी। और सर एक नया टर्म है सबअल्टरन, जिसमें हम लोग उसे सोशल तरीके से देखते हैं, कल्चरल, जिसमें हम लोग आर्ट फॉर्म्स और उस समय का सोशल एक्टिविटीज़ कैसा था उससे देखते हैं। और एक सर सॉरी सर एक मार्क्सवादी इतिहास लेखन, मार्क्सवाद एक्चुअली 5 तरह नहीं है, 4 ही प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से, क्योंकि आप हिस्ट्री दे रही हैं और अभी ये ट्रेंड चल रहा है इतिहास लेखन, क्योंकि इतिहास का फिर से रीराइट हो रहा है। आपको पता है, सरकार अपने स्तर से रीराइट करवा रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है? सर क्योंकि हमारा जो पहले का इतिहास था उसमें हमारे ही देश से जुड़े हुए काफ़ी सारे महाराजाओं, उनको काफ़ी कम स्कोप मिला, मतलब स्पेस मिला था हमारे इतिहास के पन्नों में, और उनको उतना ग्लोरीफाई नहीं किया गया था। तो सरकार चाहती है कि एक नया रुख मिले इन चीज़ों को, और जो लोगों को, जो हम कहते हैं अनसंग हीरोज़, उनके बारे में हम जान पाएँ, और इसी के लिए ये हो रहा है। इसमें थोड़ा सा और आंसर में आप मॉडिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि जो इतिहास लेखन हमारा हुआ था वो वैसे लोगों ने हमारा इतिहास लिखा है जो कभी भारत आए ही नहीं, इसीलिए उन्होंने हमारे कल्चर को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी। आप देखेंगे कि बाहर के कल्चर को प्रायोरिटी दे रही है, वो हमको जान रहे हैं कि वो लोग हमको सिविलाइज्ड किए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो इतिहास है वो हमारा बहुत पुराना है, हमारे कल्चर और ट्रेडिशन बहुत पुराने से चले आ रहे हैं। तो सरकार चाहती है कि जितने भी हमारे जो नोन जो फेसेस हैं, जो रियल हीरो जिसको कहा जाता है, उनको हम लोग सामने लाएं। ये नहीं कि 4 जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके जगह पे नहीं, जो एक छोटे छोटे कस्बे में भी जो हमारे थे उन सबको भी सामने लाए। इसके लिए इतिहास का पुनर्लेखन किया जा रहा है। ठीक है, आपको ठीक है।